दोस्तों, समय आ गया है जब हम आपसे प्रॉमिस करते थे कि यार टी टी मिलके टूटी होगा, उसका प्रूफ देंगे। आज देते हैं प्रूफ। आपने देखा था कि एक अगर ये पुली है और इस पुली में ये आपकी स्ट्रिंग पड़ी है, ये टेंशन अगर आपके पास टीटी है तो आप बड़े आराम से कह सकते थे कि जो पुली पे टूटी आता। आज अभी इसका प्रूफ देंगे और साथ में बताएंगे आपको कि अगर एक सिस्टम है जिसमें दो एक्सेलेरेशन है, ठीक है, A1 और A2 मान लीजिए दो एक्सेलेरेशन, तो उनका आपस में क्या संबंध होता है उसको भी स्टैब्लिश करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि जो सवाल संख्या आपकी 31, 32 और 34 है, बहुत आराम से लगेगी। आइए पहले आपको टूटी दिखाते हैं और उसके बाद दो एक्सेलेरेशंस का आपस में संबंध स्टैब्लिश करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपने एक स्मूथ सरफेस ले ली, am I right? इस पे आपने एक बॉडी ले ली जिसका मास मान लीजिए आपने m कह दिया, ठीक। एक आपने स्ट्रिंग ले ली और स्ट्रिंग यानी रस्सा ले लिया और रस्सा ऐसा लिया जिसका एक सिरा कहीं पे फिक्स है और स्ट्रिंग का दूसरा हिस्सा इस मास से अटैच है। सिस्टम समझ रहे हैं? ये आपने एक मास लिया जो स्मूथ सरफेस पे रख दिया और एक रस्सा लिया, स्ट्रिंग ली, एक ये हमारी माला समझिए, ठीक, जिसका एक सिरा तो फिक्स कर दिया और दूसरा सिरा यहाँ कर दिया। इतने पे आप नहीं माने, आपने एक मासलेस पुली ले ली। ये आपकी मासलेस पुली है, am I right? मासलेस पुली है और इस पुली पे आपने F फोर्स लगा दिया, am I right? अगर इस सिस्टम को न्यू कर दे तो आपका ये F ये लग रहा है, ठीक। यही F आपको टूटी दिखाना है, प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। जैसे ही इसको आप न्यू खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, फौरन रिएक्शनरी फोर्स आएगा। इस फोर्स का रिएक्शनरी फोर्स आएगा, स्ट्रिंग पे आएगा, जिसको आप टेंशन कहेंगे। और आपको हमने हमेशा बताया है कि अगर एक स्ट्रिंग है, सिस्टम सीधा है, तो क्या होगा, आपके पास टेंशन इक्वल होना चाहिए। टेंशन इक्वल होगा तभी जो है आप सीधे खड़े रहेंगे। बस काम बन गया। आप इस पे लगा दिए, इस पुली पे। इस पुली जो कि मासलेस है, इसका मास अगर MP कह दें, मास ऑफ द पुली इज 0, नेग्लिजिबल। तो हम कहे भाई यहाँ पे लगाइए, नेट फोर्स निकालिए। क्यों? न्यूटन ने मरने से मेरे कान में क्या कहा था, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास और एक्सेलेरेशन। आपने कहा जब ये फोर्स लग रहा है तो A1 एक्सेलेरेशन से ये पुली चल भी रही है। काम बन गया। नेट फोर्स की बात करें तो इधर चल रही है पुली बेटा, तो यह फोर्स ज्यादा होगा। पीछे कौन से लग रहे हैं बेटा, टेंशन लग रहे हैं, टेंशन लग रहे हैं। तो नेट फोर्स आपको मिल गया, इतना अपोजिट है, घटेगा। हाँ, ज्यादा से कम, ज्यादा कौन होगा, जिधर जा रहा होगा। ये पुली आपने खींची, जा रही थी, मस्त काम बन गया। इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास और आपने एक्सेलरेशन लीजिए, काम बन गया। आपने कहा F माइनस 2T, मास इज निग्लिजिबल, तो 0 से जब गुणा करेंगे A1 का तो 0 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप कहेंगे कि सर F इज इक्वल टू 2T। ये मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आज देखिए आपको प्रूफ कर दिया। इसी सिस्टम को उठा के न्यू कर दीजिए, वर्टिकल प्लेन में रख दीजिए, यही आप करते थे और आप इसको TT को 2T कहते थे। प्रूफ आपके सामने। दूसरा बात मैंने क्या क्या सीख लो भाई, अगर दो एक्सेलेरेशन है तो किसी एक सिस्टम में दो सिस्टम से मिलके बना होगा तो जाहिर सी बात है दो अलग अलग एक्सेलेरेशन होगी। अगर उनका एक्सेलेरेशन का संबंध आप स्टेब्लिश कर लेते हैं उस पर्टिकुलर सिस्टम में, तो उस सिस्टम से जितने भी सवाल होंगे आप तुरंत कर लेंगे। जैसा कि सर ने अपनी किताब कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में दिए हैं, चैप्टर 5 में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में 31, 32 बल्कि 33 की देना चाहिए, लेकिन उन्होंने 34 पे दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं।
कि साहब कि अगर हम ये खींचेंगे, फोर्स लगाएंगे तो A1 एक्सेलरेशन से जा रहा है तो ये भी तो खींचेगा। तो आपने कहा साहब ये A2 से चलेगा आगे। क्यों भाई? देखो ना, दो सिस्टम है, एक ये वाला है स्ट्रिंग और मास है अलग सिस्टम, ध्यान से देखो। दूसरा देखो बेटा, ये जो पुली है ये अपने आप में है, am I right? ये पुली है, इसको यूं हटा दीजिए, जब इच्छा हो तब यूं लगा दीजिए। तो आपके पास दो सिस्टम हैं। मैं आपको कैसे दिखाऊं? ऐसे दिखा सकता हूं, कोई छोटा है कि साहब ये हमारा मास है और इसको हम फिक्स कर लें और इस पॉइंट को हम मास कर लें, ये हमारा मास था, ठीक, ये फिक्स दिख रहा है बेटा। अब इसके अंदर एक और सिस्टम डाल दिया हमने, ये राइट। जब आप पुली को खींचेंगे राइट, तो ये यूं चलेगा, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो दोस्त जब आप पुली को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ये वाला आगे बढ़ेगा, ये वाला सिस्टम आगे बढ़ने लगेगा और जिसकी वजह से ये कम होने लगेगा और ये बढ़ने लगेगा। तो पहले तो ये जानिए कि ये दो सिस्टम है, एक सिस्टम ये है और दूसरा ये पुली वाला है, ठीक। इस सिस्टम की एक्सीलरेशन A1 है, इसकी A2 है। रस्सा आपके पास एक ही है, स्ट्रिंग एक ही है। अगर इसकी हम लेंथ लें तो हम कह सकते हैं कि इनिशियली L1 ये थी और L2 जो थी वो आपकी ये थी। ये पक्की बात है कि जो भी है, मान लीजिए 10 मीटर का था आपका और आपने कहा 6 मीटर ये है, 4 मीटर ये है, तो 6 + 4, L1 6 है और L2 4 है, तो 6 + 4 कितना हुआ? 10 मीटर हुआ, तो वो 10 ही रहेगा। अगर आप इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये कम हो जाता है, तो मान लीजिए ये 4 से 2 मीटर रह गया, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, रहेगा 8 + 2 10 ही मीटर। यानी कहना मैं ये चाहता हूं कि इस प्रकार के सिस्टम में L1 + L2 = L है। यानी कि अगर ये एक रस्सा है जो एक जगह फिक्स है स्ट्रिंग और एक जगह मास है, दूसरा सिस्टम ये है जो इसको चला रहा है, इसकी लेंथ L1 और L2 है जो कि डिफरेंट हो रही है। वो कुछ भी हो, L1 L2 की वैल्यू अलग हो जाएगी लेकिन टोटल हमेशा रहेगा। बस यहीं से आपका काम बन गया। आपने कहा कि सर हम चूंकि L1 L2 चेंज हो रही समय के अनुसार, इसलिए इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। हमने कहा कर दो भाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपने डिफरेंशिएट कर दिया। जब आप कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने आए तो कांस्टेंट 0। अब देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है कि नहीं है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या देगा आपको? वेलोसिटी देगा। तो ऐसे केस में इसकी वेलोसिटी, एक सिस्टम ये है, इसकी वेलोसिटी होगी और दूसरा सिस्टम ये है, ये चलेगा। तो आपने कहा इसकी वेलोसिटी हमने u मान ली और इसकी वेलोसिटी हमने v मान ली। तो भाई साहब तीनों चीज आ गई है, लेंथ भी आ गई, वेलोसिटी भी आ गई और एक्सेलरेशन भी आ गया। तो आपने L1 को देखा, L1 का जो साइज चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? इसकी वजह से हो रहा है। तो आपने कहा भाई साहब आपकी वेलोसिटी u हो गई। लेकिन ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, जब L2 हो रहा है तो कौन कौन चल रहा है? u1 भी, u भी चल रहा है और v भी चल रहा है। क्या ये टच करके चल रहे हैं? नहीं, इनके बीच में कोई टचिंग नहीं है। अरे भैया रस्सा है उसी। तो इसका मतलब क्या है कि मास और पुली के बीच में रिलेटिव मोशन है, सेम डायरेक्शन में। ये u है और ये v है, तो इनके और इनके बीच में रिलेटिव मोशन है क्योंकि ये इससे टच नहीं कर रही है, सेम डायरेक्शन में है। जैसे आप इमेजिन कीजिए, सोचिए एक बार को, जैसे आप खींचेंगे L1 बढ़ जाएगा, L2 कम हो जाएगा, लेकिन वो टोटल फिक्स रहेगा। इसका मतलब जब रेट चेंज हो रहा है, डिस्टेंस समय से चेंज हो रही, वेलोसिटी है, तो L1 u से गवर्न हो रही है, लेकिन L2 को देखिए वो u और v यानी पुली की वेलोसिटी और मास की वेलोसिटी से गवर्न हो रहा है। दोनों में ना पुली और इसमें कोई टचिंग नहीं है, am I right? इसलिए रिलेटिव होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। सेम डायरेक्शन में आप जानते हैं
घटती है, यानी कि जो L2 है इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ ये वाला जो वेलोसिटी है वो इसका रिलेटिव वेलोसिटी मिल रहा है। लेंथ आपकी कांस्टेंट है, जैसे ही हमने बताया था कि अगर ये 10 मीटर का है, 6 मीटर का ये है इनिशियली, 4 का ये है, जब आगे बढ़ा ये 2 का रह गया तो वो 8 का रह गया, यानी कि 10 मीटर ही रहेगा आपका। तो ऐसी स्थिति में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और आपका काम बन गया। आपने कहा 2u माइनस v बराबर 0, या आपने कहा 2u बराबर v, या आप कह सकते हैं कि u इज इक्वल टू v/2। क्योंकि मसला यहाँ फोर्स का है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी है। तो भाई साहब आप जानते हैं डिस्टेंस आके एक बार डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो उठा के इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, यानी du/dt कर दीजिए। यहाँ क्या होगा 1/2 dv/dt। बस दोस्त काम बन गया। du/dt यानी इस वेलोसिटी का एक्सेलरेशन क्या है आपके पास, a1 है, 1/2 dv/dt यानी इसकी वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या है, एक्सेलरेशन है, जिसको आपने a2 माना है। यही रिलेशनशिप है A1 और A2 में, यानी कि एक पूरे सिस्टम में अगर 2 एक्सेलरेशन है, ध्यान रहे ये A1 = 1/2 A2 केवल इसी प्रकार के केस में है, हर एक में ये लागू नहीं होगा। कौन सा केस होगा, जिसमें एक स्ट्रिंग होगी, जिसमें स्ट्रिंग एक जगह फिक्स होगी और एक पे मास होगा स्ट्रिंग के एक सिरे पे, और एक पुली होगी फ्री टू मूव होगी। यानी कि अगर आपको ये 2 रिजल्ट्स मालूम हो गए जो कि हमने आपको प्रूफ कर दिए, तो आप 5 सवाल, यानी कि एक सवाल में तो सर ने 3 पार्ट दिए हैं, 5 सवाल में उनको मानता हूं अच्छे, वो आप चुटकियों में हल करेंगे, चुटकियों में। तो आप समझ गए कि अगर ध्यान रखिएगा फ्री पुली की एक्सेलरेशन a1 मानी है और जो मास वाला है वो a2 है। बच्चे गलती करते हैं, बच्चे a1 बराबर 1/2 a2 करते हैं और इसको कभी कभी a1 ले लेते हैं, इसको कभी कभी a2 ले लेते हैं। हाँ, ध्यान क्या रखना है, जो फ्री पुली वाली उसकी एक्सेलरेशन a1 है, जो मास वाली है वो a2 है। तब संबंध जो है a1 बराबर 1/2 a2 कहां से आया, ये आपका प्रूफ आया। इसी तरह आपने देखा था T2T कैसे होता है, वो आपने यहां से देख लिया। क्लियर? तो T2T क्यों हो गया, ये प्रूफ हो गया। A1 1/2 A2 क्या हो गया, उसका प्रूफ ये हो गया। अब आइए इनको यूज करेंगे डायरेक्टली, इसको लिखा रखेंगे ताकि आप अच्छी तरह समझ लें और फटाफट सवाल लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे पहुंचे, दिख रहा है बेटा, थोड़ा सा हमको इधर लेना पड़ेगा क्योंकि आधा बोर्ड तो हमारा डेरिवेशन में ही निकल गया। कह रहे हैं कि साहब एक स्मूथ सरफेस है, हमने कहा बहुत अच्छी बात है। कहने लगे एक पुली है, इससे आपने मास टांग दिया है, राइट? पुली है तो पुली फिक्स है, तो इसका पास एक क्या होगा, इसके पास एक क्लैंप होगा। ये क्लैंप है जिससे ये पुली बनी, फिक्स पुली। और फिर आपने एक ये वाली पुली ली, फ्री टू मूव, राइट? और देखिए यही रास्ता है, चित्र से समझ गए होंगे कि भाई साहब एक रास्ता होना चाहिए जो एक जगह फिक्स है। तो देखिए यहाँ पे फिक्स है और दूसरे से के दूसरे पे मास होना चाहिए, देखिए मास है। अब ये बचा है, ये आपकी फ्री पुली हो गई और इससे आपने क्या टांग दिया है, एक और मास सर ने टांग दिया जिसका नाम है 2m। बस अब 2 मिनट में सारे काम हो जाएंगे आपके, राइट? क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई साहब, धरती माता मानेंगे नहीं, कहीं आओ नीचे आओ। जिसका आपका टेंशन आएगा T स्ट्रिंग है, इस एक्शन का रिएक्शन आया और इस एक्शन का जो रिएक्शन आएगा वो आपके पास यूं आ गया, राइट? और ये जो TT मिलके यहाँ पे 2T हो जाएंगे। आओ ये आओ,
राइट, इधर की तरफ नीचे जीरो। जैसे ही आपका ये नीचे गिरेगा तो वैसे ही हो जाएगा। तो आपने देख लिया कि ये जो प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड है। इस सबसे पहले हमने क्या कहा था गुरु, A1 A2 साइड रखना। A1 किसको रखते हो, फ्री पुली वाले को रखते हो। फ्री पुली वाला आपके पास ये है, मास स्ट्रिंग के साथ मास A2 है, तो सबसे पहले आप कह लेना कि भाई साहब ये A2 से नीचे आ रहा है। तो जाहिर सी बात, जब A2 से नीचे आएंगे तो A1 से ये आगे बढ़ जाएंगे, राइट। ये फ्री पुली वाले की है। मस्त काम बन गया आपका। आंख बंद करके आप कहना A1 इज इक्वल टू 1/2 A2, पहली इक्वेशन ये, इसीलिए नहीं बिगाड़ा है। दूसरी इक्वेशन आप निकाल लीजिएगा इनके लिए। कहीं साहब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी यानी 2m के लिए हम लिख रहे हैं, दिख रहा है, तो नहीं रहा है, हाँ दिख रहा है। इजिकल टू क्या हो जाएगा, इस पे देखिए स्मूथ है तो केवल एक फोर्स लग रहा है 2t, जो बराबर किसके होगा, इसके मास और इसकी एक्सीलरेशन के बराबर। तीसरा इक्वेशन इसके लिए लिख लीजिएगा, m के लिए। क्या लगे, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी क्या हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, एक mg है, एक t है, अपोजिट है, घटेंगे कहा, ज्यादा से कम नीचे आ रहा है तो mg ज्यादा है। इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। ठीक, बस देखिए A2 को, A2 की जगह अगर A1 में करना होगा तो आप कितने में कर लेंगे, कहेंगे A2 इज इक्वल टू 2A1, A1 में कन्वर्ट हो गया। दूसरा काम ये करिएगा, क्योंकि इससे हमको इसका काटना पीटना है, तो यहाँ 2 है तो इस पूरी को 2 से गुणा कर लीजिएगा, यानी 2mg माइनस 2t, और जब 2 से गुणा करेंगे तो 4ma आ जाएगा। बस खेल खत्म। इसको और इसको जोड़ दीजिए, जैसे ही जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा आपके पास, 2mg, इधर कितना आएगा, 2 और 2 6, mm कट जाएगा, इसलिए A1 आ जाएगा 2/6 यानी G/3। देख रहे हो विनोद, कितना आसानी से निकल आया। सारा खेल इसका है। A1 बराबर 1/2 A2 कहां से आया, वो यहां से आया, और ये तो आपको जबरदस्ती लिखवा रहे थे, आज आपको प्रूफ भी करा दिए। A1 आ गया। आपको अगर A2 चाहिए होता तो आप जानते हैं A2 बराबर किसके होता है, 2A1 के, यानी जो A1 G/3 आया इसको गुणा कर दीजिए, यानी 2/3। अब ऐसा वो टी भी जानना चाह रहे थे कि टी कितना होगा, तो आप टी यहां से निकाल लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 से टी निकाल लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं कि सारे सवालों में ये चीज बनी रहे हमारी। इसलिए बेटा हम थोड़ा सा इधर करेंगे, आप तक यहाँ तक आते आते आप समझ गए इतनी आसानी से काम बन रहा है। टी निकालना, याद निकाल लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 टी 2 कट गए, m इंटू A1, A1 कितना है, G/3। लीजिए साहब, एक रिजल्ट और आ गया आपका। एक रिजल्ट और पूछ रहे हैं, ये जो क्लैंप है इस पे कितना टेंशन होगा। मास्टर देखिए इतना है कि इंक बही जा रही है, कहीं इस पे कितना टेंशन होगा, इस क्लैंप पे कितना होगा। देखिए इस क्लैंप पे क्या लग रहा है, एक तो ये लग रहा है राइट, एक आपके पास ये लग रहा है टेंशन, और एक आपके पास ये टेंशन लग रहा है। यानी अगर आप क्लैंप की बात करें तो उस पे 2 टेंशन दिख रहे हैं, एक ये और एक ये, नीचे का है 10 की तरफ, राइट। तो ऐसे सूते हाल में 2 मिल रहे हैं, ये क्या होते हैं बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होता है टेंशन। टेंशन इज ए फोर्स, रिएक्शनरी फोर्स ऑन ए स्ट्रिंग, और ये वेक्टर है। और वेक्टर में अगर आप देख रहे हैं कि आपके पास अगर 2 वेक्टर हैं, राइट, 2 वेक्टर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जब आप यूं खींचेंगे इसका रिएक्शन इधर आ जाएगा,
इस सेक्शन का रिएक्शन ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, और इन दोनों का रिएक्शन ये आ रहा है। यानी आपके पास दो टेंशन मिल रहे हैं जो कि 90 डिग्री पे हैं, am I right? इनका रिजल्ट आप निकाल सकते हैं। दोनों इक्वल हैं तो आपने कहा जो हमारा क्लैंप पे टेंशन आ रहा है जिसको हम टी डैश कह सकते हैं वो किसके बराबर होगा, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यानी 2 आर्म T√2 के, और टी आपको मालूम है कितना बेटा, mg/3, साथ में √2 भी है, तो टेंशन ऑन द स्ट्रिंग इतना होगा। अब मेरे पास जगह नहीं बची है, आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल से थीटा निकाल लें, परपेंडिकुलर अपॉन प्लेन T/T=1 tan थीटा, और tan थीटा 1 का होता है 45 डिग्री पे। तो आपको जो रिजल्टेंट टेंशन मिल रहा है आपको पास ये वाला, इस पे वो 45 डिग्री का एंगल होगा, और साथ में मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √2 mg/3। तो दोस्तों अगर ये और इस तरीके के सिस्टम को अगर आप निकाल लेंगे तो बहुत आसानी से टनाटन निकल आएगा।